कंधों को मिला के कंधों से तारीख के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। कंधों को मिला Hey guys, welcome to Be Personified. It's me Vishal back here again with another video on military nursing service entrance exam. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइम पे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ वैसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग इस साल की जो नाइटिंगेल सीरीज़ है हमारी, जो कि काफ़ी फेमस है, जिसके अंदर हम लोग 1 क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट मेथड को अप्लाई करते हैं, तो उसके साथ हम लोग वापस आए हैं। सो नाइटिंगेल एमएनएस क्रैश कोर्स का ये पहला लेक्चर होने वाला है एंड दिस लेक्चर इज़ डेडिकेटेड टू साइंस। उसके बाद जैसे आप कमेंट बॉक्स में हमें टेक्स्ट कर सकते हैं कि आपको किस किस तरह के वीडियोस चाहिए, एंड इसके बाद हम लोग जीके के सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स जो कि आपके लिए एसेंशियल होने वाले हैं और जो कि आपको एमएनएस 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आपकी जो मदद है वो करने वाले हैं। तो हर एक जो हमारे वीडियोस होते हैं उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन क्वेश्चंस के साथ में जो कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसको हम लोग डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो प्रयास है वो हम यहाँ पर करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है एग्जाम के अंदर वो किस सब्जेक्ट की होने वाली है। तो मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इट्स ऑफ बायोलॉजी, उसके बाद होती है आपकी केमिस्ट्री एंड उसके बाद आपकी होती है फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बायोलॉजी सेक्शन रहता है। बायोलॉजी सेक्शन के अंदर अगर आप इनकी पूरी की पूरी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसको लेते हैं तो 50 मार्क्स में से टोटल जो 25 to 30 जो मार्क्स होते हैं आपके, वो आपका बायोलॉजी सेक्शन लेके जाता है। केमिस्ट्री जो है आपके 5 to 10 क्वेश्चंस लेके जाती है और जबकि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फिजिक्स लेके जाती है। तो आपका जो मेजर पोर्शन है दैट इज ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होता है, फोकस कंप्लीटली ऑन योर एनसीईआरटीज। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ दिया है तब आपकी सिलेक्शन निश्चित है। आपके बायोलॉजी के अंदर काफ़ी अच्छे जो मार्क्स हैं वो आने ही आने हैं। सो सबसे पहले बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, सबसे पहले एनसीईआरटीज को पढ़ो। एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद आप रेफरेंस बुक्स की हेल्प ले सकते हो। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है इट्स अ बिट टफ वन, तो अगर आपको रेफरेंस बुक्स की हेल्प लेनी है तो आप रेफरेंस बुक्स की हेल्प लीजिए। उसके बाद आप जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आपकी जो प्रैक्टिस है उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। सो लेट्स बिगिन। सो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर लेके आए हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ में काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। अब इस पहले सवाल के अंदर क्या है, यहाँ पर वो दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। पहली है बोटैनिकल गार्डन और दूसरी है आपकी जूलॉजिकल पार्क्स। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे ना तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के फॉर्मेट में रिवाइज कर रहे होंगे। उससे क्या होगा कि आपको पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। अगर इसको पढ़ लोगे तो ये समझ लेना कि चैप्टर 1 हमने कर लिया। अब देखो, हर एक जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड्स का टाइम मिलेगा और 5 सेकंड्स के अंदर आपको जो अपना जो आंसर है उसको यहाँ पर लगाना है और लास्ट में जब आपके मार्क्स बनेंगे वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जाने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव द ऑप्शंस आर कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज, collection of only local plants and animals. So let's take a timer of 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time up guys. अब देखो, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बोटैनिकल गार्डन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। बोटैनिकल गार्डन्स आपके वो गार्डन्स होते हैं वहाँ पर आपके जो एंडेमिक और जो एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज़ हैं वो वहाँ पर रहती हैं। अब बहुत सारे बच्चों को दो कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता होंगे, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडेमिक भैया और एक्सोटिक का जो मतलब है वो क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंडेमिक एंड द एक्सोटिक स्पीशीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज के बारे में, तो जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास ये 2 एरियाज हैं। अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होंगे जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया के अंदर पाए जाएंगे। मान लीजिए वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। अगर हम कोशिश करें उनको हमें इस एरिया के अंदर भी ग्रो करवाना है तो वो वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे। जैसे आप अगर एग्जांपल लेते हैं तो आपका पीकॉक हो गया जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कंट्री में पाया जा रहा है। आपके मकाऊ हो गया, आपके नीलगिरी टाइगर हो गया। तो मतलब ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं आपकी एंडेमिक स्पीशीज़ जो कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही लिमिटेड होती हैं। अब
बोटानिकल गार्डन का सीधा साधा फंडा पता क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, एक्जॉटिक स्पीशीज़ हैं, उनको हम उठा के एक जगह पर ले आएँ। और लेके क्यों आनी है? उनकी स्टडी को करने के लिए। वैसे अगर हम एक्जॉटिक स्पीशीज़ की बात करेंगे तो एक्जॉटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि कॉस्मोपॉलिटन होती हैं। जब हमारे दिमाग में कॉस्मोपॉलिटन एक नाम आता है तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि जो हर जगह है, सर्वत्र है, प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे कि हम अगर फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई, जैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो किस चीज़ की बनी होती है। आई बिलीव अब तक लिख लिया होगा। तो वो बनी होती है आपकी काइटिन की। ठीक है, तो हमने अभी तक समझ लिया कि एंडेमिक स्पीशीज और एक्सोटिक स्पीशीज में फ़र्क क्या है। एक्सोटिक स्पीशीज आपकी कहीं भी ग्रो कर सकती है। क्या होता है, जो आपकी एक्सोटिक स्पीशीज है वो फॉरेन कंट्रीज से या फिर फॉरेन प्लेसेस से लेके आई जाती हैं आपके बोटानिकल गार्डन्स के अंदर। किस चीज़ के लिए? साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए। तब बोटानिकल गार्डन्स का हमें पता चलेगा कि बोटानिकल गार्डन्स होते क्या हैं। बोटानिकल गार्डन्स के अंदर आपकी कलेक्शन होती है किसकी? एंडेमिक और दोनों एक्सोटिक स्पीशीज़ की। सेम चीज जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर भी होती है। एंडेमिक स्पीशीज और एक्सोटिक स्पीशीज जो एक नाम है ना, इट्स नॉट स्पेसिफिकली ओनली फॉर द प्लांट्स, इट्स बोथ एप्लीकेबल फॉर द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है इट्स द कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज। So the next question is the taxonomical unit phylum in which classification of animals is equivalent to which hierarchical level in the classification of plants? 5 सेकंड का टाइम लो। 5 4 3 2 1 टाइम अप। अब देखो, जब भी तुम्हें हायरार्की पढ़नी है तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सेक। ये चीज तुम्हें अगर याद कर लोगे तुम्हें हायरार्की कभी भी नहीं भूलेगी। कीप, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, अगर आपको पता है देन दैट इज वेरी गुड। अगर आपको कुछ और भी इसके अलावा पता है कि जिस मंत्र से आप इसको याद कर सकते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सेक। आप क्या है यार, बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हर चीज़ को याद कर पाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए निमोनिक्स बनाए होते हैं जिससे आपको हर एक चीज़ का पता चलता है। सो कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सेक। की के से क्या है आपका किंगडम है, पी से आपका फाइलम है, सी से क्लास है, ओ से ऑर्डर है, एफ से फैमिली है, जी से जीनस और एस से स्पीशीज होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं, पहला है फाइलम और जो इसका दूसरा आंसर होगा, आई बिलीव कि आपने अभी तक आंसर लगा लिया होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिवीजन। अब क्या है, फाइलम इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन। अच्छा अब भैया ये चीज़ कैसे हो रही है? अब देखो, फाइलम जो आपका वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं जूलॉजी के अंदर। देखो इसको कोई भी जूलॉजी नहीं बोलेगा, इसको बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन। अगर आप ज्योग्राफी की, अगर कुछ लोग जियोग्राफी बोलते हैं, इट्स नॉट जियोग्राफी इट्स ज्योग्राफी। सो फाइलम जो है आपका जो वर्ड है दैट इज यूज इन जूलॉजी एंड योर डिवीजन इज द वर्ड यूज इन बॉटनी। ये कुछ उसको बोटैनी भी बोलते हैं। सो इट्स नॉट बोटैनी इट्स बॉटनी, जस्ट सिंपल प्रोनाउंसिएशन। सो इसका आंसर है सी, फाइलम इन जूलॉजी इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन इन बॉटनी। ये चीज तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए और ये क्वेश्चन वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। लेट्स मूव फर्दर ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच सेपरेट ह्यूमन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अब जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे बस काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि व्हाट आर योर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होते हैं वो। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कि उनको बाकी ऑर्गेनिज्म से सेपरेट कर रहा है, बाकी मैमल से सेपरेट कर रहा है। बिकॉज यू ऑल नो कि हम लोग मैमल्स हैं, तो अब हमारे पास ऐसा कौन सा कैरेक्टर है? ऑप्शन है कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बोथ बी एंड सी। ये मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और असल में चैप्टर को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक रैपिड रिवीजन यहाँ पर हो रहा है जिसके अंदर आपके सारे के सारे जो सवाल हैं वो यहीं पर डिस्कस हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन बींग्स की, जो कि सेपरेट कर रहा है ह्यूमंस को फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन थे कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, बोथ बी एंड सी। आई बिलीव कि अभी तक आपने इसका जो आंसर है वो लगा लिया होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हम यहाँ से शुरू करते हैं कॉन्शियसनेस। अब देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो जाए,
चाहे वो आपके एनिमल्स हो जाए, वो सब लोग कॉन्शियस होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना, देखो जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी और ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हमारे कोई एनिमल है, तो अब एनिमल जो है वो कॉन्शियस तो है, जब हम उसके पास जाएंगे तो वो कॉन्शियस है, वो भाग जाएगा वहाँ से, या फिर अगर वो हमसे स्ट्रांग है तो वो हम पे अटैक करेगा, राइट। इसलिए कॉन्शियसनेस इज अ काइंड ऑफ फीचर दैट इज कॉमन, वो ह्यूमंस में भी है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी है। दूसरा है दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अब हमें जी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, जब ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो शिवरिंग हो रही होती है, हम कांपते हैं ना उस टाइम पे, तो कांपते हैं हम, तो हमें क्या लगता है कि यार पता नहीं बहुत ठंड लग रही है बहुत, लेकिन वो शरीर क्या कर रहा है, मेथड है उसको हीट अप करने का, सो दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। वो ह्यूमंस में भी हो रही है, बाकी एनिमल्स में भी हो रही है, लेकिन अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये चीज सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर ही है, एंड दिस इज द थिंग दैट सेपरेट्स द ह्यूमंस फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार वेरी रिसेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है और हो सकता है आपके एमएनएस में भी पूछा जाए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि बोटानिकल गार्डन्स के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे इसका आंसर टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है। अब क्या होता है कि इसके अंदर आपका कोई भी आंसर नहीं है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो बोटानिकल गार्डन्स हम यहाँ पे समझेंगे, और क्वेश्चन कहाँ से बनता है मैं तुम्हें बताऊंगा। वहाँ पे तुम्हें पूछेगा कि रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है भाई, तुम्हें पूछेगा कि इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है, तुमसे ये पूछेगा कि लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इंडिया कहाँ पे है। ये क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो चौथे क्वेश्चन के अंदर हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था व्हाट आर बोटानिकल गार्डन्स। अच्छा, आप सब लोगों ने एक टर्म के बारे में सुना होगा, NBRI। व्हाट इज दिस? आपको सबको उसको लिखना है, एब्रिविएशन की इसकी क्या एब्रिविएशन है, कमेंट बॉक्स में अभी जाओ और अभी लिखो। दैट इज व्हाट इज NBRI। NBRI stands for National Botanical Research Institute। और सबसे बड़ा सवाल, NBRI कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सवाल पूछा जाता है। NBRI इज लोकेटेड इन, इट्स लोकेटेड इन लखनऊ। ठीक है, कभी तुमसे क्वेश्चन पूछता है वेयर इज NBRI लोकेटेड, इट्स लोकेटेड इन लखनऊ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दैट इज लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा दैट रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है, सो इट्स लोकेटेड इन क्यों, इन इंग्लैंड। अगर पूछेगा कि इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है, तो बोलना इट्स इन होरा। और होरा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना था पर मुझसे निकल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं ऑन द 5th क्वेश्चन दैट इज टेटोनियम्स इज। देखो इसमें काफ़ी सारे टर्म्स आती हैं, टेटोनियम्स आता है आपका, होमोनियम्स आता है, मतलब काफ़ी सारी टर्म्स हैं। बट टेटोनियम्स का जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर एड अप इसलिए करा है क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि टेटोनियम्स होते क्या हैं। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का ही पता नहीं होता कि टेटोनियम्स क्या हैं। मे बी आपको नहीं पता होगा, अगर पता है वेरी गुड। ऑप्शन अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस, अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसेस, ये सेम ही ऑप्शन आ गया दोनों। थर्ड इज नॉन लैटिनाइज्ड नेम, एंड फोर्थ सेम नेम फॉर जीनस एंड स्पीशीज। अब देखो अगर टेटोनियम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है दैट इज सेम नेम फॉर जीनस एंड स्पीशीज। मतलब जो आपका जीनस है और जो आपके स्पीशीज हैं उनका नाम सेम होगा। अब ये चीज़ कैसे हो सकती है, तुमने एक नाम सुना है, नाजा नाजा, आई थिंक सो यू गाइस मे हैव हर्ड दिस थिंग, नाजा नाजा। ये जो नाम है इट इज द नेम ऑफ इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा का नाम है, एंड इट्स अ टेटोनियम इन विच जीनस एंड स्पीशीज होल्ड्स द सेम नेम। तो ये होते हैं आपके टेटोनियम्स। उसी तरह से आपके अगर हम रेड फॉक्स की बात करते हैं, रेड फॉक्स का नाम क्या होता है, पता है किसी को? एनीवन इन द क्लास हु नोज द नेम ऑफ रेड फॉक्स? अगर पता है जाके कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है तुम्हें रेड फॉक्स का नाम पता है, साइंटिफिक नेम तुम्हें पता है। ओके चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, नाम है वुल्प्स, वुल्प्स। ठीक है, वुल्प्स जो है इनका नाम है। और ध्यान रखना जब भी तुम साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, अगर आप उस टाइम पे उसको हैंड रिटन कर रहे हो, उसको अंडरलाइन करना है। अगर कभी भी आप उस साइंटिफिक नेम को प्रिंट कर रहे हो, इट मस्ट बी इन इटैलिक्स। ठीक है, वो इटैलिक्स में हमेशा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। हम रूल्स के बारे में आगे आएंगे, हम यहाँ पे पूरे चैप्टर को डिस्कस करें, डोंट वरी। अब अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम। तुम्हें इतना सोचना ही नहीं है, तुमको बस वो चीज़ याद करनी है मैंने पीछे से कही थी, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक।
ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब तुमको बोला है कि इसने करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे पता करना है, तो अब तुम करेक्ट सीक्वेंस को किस तरह से पता करोगे? पहले स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम। ये तो गलत हो गया, देखो उस सीक्वेंस के हिसाब से है ही नहीं, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा है स्पीशीज, फैमिली, जीनस, क्लास। ये भी गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि जो जीनस है वो स्पीशीज के बाद आता है, मतलब अगर हम अपर हायरार्की की बात करते हैं तो स्पीशीज के बाद जीनस के बाद फैमिली आता है, इसलिए भी गलत है। अगला है जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम। ये भी चीज गलत है। अगला है स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। सबसे पहले स्पीशीज आ गया, फिर जीनस आ गया आपका, फिर आपका ऑर्डर आ गया, फिर लास्ट में आपका फाइलम आ गया, इस तरह से सीक्वेंस में। द राइट आंसर क्वेश्चन इज डी। जिनका डी था उन सबका जो आंसर है वो सही है। वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके नीट के एग्जाम में भी आते हैं, आपके एमएनएस एग्जाम में भी आएगा। वहां पे तुम्हें डायरेक्टली वो करेक्ट सीक्वेंस उठा के दे देगा और बोलेगा कि भाई इसमें से आइडेंटिफाई करो। तुम्हें बस याद होना चाहिए कि पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गार्ड से। अगर तुम अपने बर्तनों को साफ नहीं रखोगे तुम्हारी जो फैमिली है वो बीमार पड़ जाएगी, तो इस तरह से तुम्हारी फैमिली तुम्हें यहाँ पे बता रही होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है द फेमस बोटानिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। देखो ये जो तुम्हें पीछे दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, ये क्यू का ही गार्डन है। अब ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, बर्लिन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, लखनऊ में। देखो अब क्या होता है ना कि इतना बड़ा बोटानिकल गार्डन है और क्यू में लोकेटेड है, तो लखनऊ तो हम लोग पहले इसको बाहर कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन रहते हैं इंग्लैंड, बर्लिन एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जल्दी से लगाओ भाई ऑप्शन की कहाँ पर सिचुएटेड है। 5 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। 5 4 3 2 1 टाइम अप। देखो जो आपका इंडियन बोटानिकल गार्डन है, सॉरी जो आपका बोटानिकल गार्डन क्यू में है उसका नाम तो पूरा नाम क्या पता है? मैं बताता हूँ। देखो रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ पे? इन क्यू। क्यू कहाँ पे है? इन इंग्लैंड। राइट आंसर क्वेश्चन इज इंग्लैंड। ये इंग्लैंड इज द राइट आंसर। तो जो आपका रॉयल बोटानिकल गार्डन है दैट इज इन क्यू इन इंग्लैंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो पीछे तुम्हें इमेजेस दिख रहे हैं ना वो एक्चुअली इमेजेस हैं उन बोटानिकल गार्डन्स के जो कि मैंने आगे लिख रखे हैं। द 8th क्वेश्चन इज द इंडियन बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस है होरा, लखनऊ, मैसूर एंड मुंबई। ये चीज को पहले भी बता चुका हूं। 5 सेकंड्स का टाइम लो। 5 4 3 2 1 टाइम अप। अब देखो इंडियन बोटानिकल गार्डन की बात हो रही है, कहां पर लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन होरा। एंड होरा कहां पे है? इट्स इन वेस्ट बंगाल। उसी तरह से हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में क्या था भाई? NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ। ये भी सवाल आता। द नेक्स्ट वन इज द 9th। द 9th वन इज द टर्म टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर। तो टैक्सॉन टर्म है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करी जाती है? ऑप्शंस हैं द रैंक्स ऑफ स्पीशीज एंड जीनस। क्या सिर्फ स्पीशीज एंड जीनस के रैंक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है? स्पीशीज एपिथेट ओनली, द रैंक्स अप टू द फाइलम, एनी रैंक ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज दिस वन, एनी रैंक ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इट डजंट मैटर्स, द टर्म टैक्सॉन इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर दैट। सो ये चीज़ भी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है, पहले जो AIPMT हुआ करता था उसके अंदर पूछा गया है, आपके एम्स के अंदर तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम लास्ट ईयर के रन को लेते हैं वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर 2008 से पहले के जो एम्स के क्वेश्चंस थे वो वहाँ पर पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये एडअप आप लोगों के लिए करा है। इन बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। अब बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है भाई? अब यहाँ पे इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज, बोथ इन जीनस एंड स्पीशीज द फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल लेटर, जीनस एंड स्पीशीज मे हैव सेम नेम, बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अब देखो इसमें बोल रखा है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। देखो जीनस इज रिटन आफ्टर स्पीशीज, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी का भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं मैंगो का, मैंगेफेरा इंडिका, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया सेपरेटली। अब जीनस ये है, स्पीशीज ये है। अब जीनस को हम स्पीशीज के बाद तो नहीं लिख सकते ना, इंडिका मैंगेफेरा तो नहीं हो सकता, तो पहला दूसरा गलत है। दूसरा बोथ इन जीनस एंड स्पीशीज द फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल लेटर। अब देखो बोथ जीनस एंड स्पीशीज में ये नियम है नॉमेनक्लेचर का, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर का, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का ये नियम है कि कभी भी जो आपका दूसरा लेटर है स्पीशीज का वो कभी भी कैपिटल में नहीं होता है।
इसलिए ये भी गलत है। जीनस एंड स्पीशीज मे बी सेम नेम। जीनस एंड स्पीशीज का जो आपका सेम नाम है वो नहीं होता है, लेकिन इसकी भी जो आपकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि आपका एक यहाँ पे होता है ना कि एक स्पेशलिटी है, एक अलग चीज़ है, वो आपके होते हैं। क्या होता है सोचो, यहाँ पे टिटोनियम्स होते हैं, लेकिन जो टिटोनियम्स हैं आपके वो यहाँ पर सेम वर्ड बोथ जीनस एंड स्पीशीज के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम बोटानिकल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो मोस्ट रेलिवेंट जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है डी। क्यों बन रहा है? बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये नियम लिखा गया है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर कि जब भी आपकी स्पीशीज होंगी, जब भी आपके पास कोई भी नाम आपको लिखना होगा या फिर आपको जब नाम प्रिंट कराना होगा तो आपको वो इटैलिक्स में ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। अगर मैंगीफेरा इंडिका अगर मुझे यहाँ पर लिखना है, किसी किताब के अंदर मुझे वो देना है, तो मैंगीफेरा इंडिका को मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत समझा जाएगा। अगला, ICBN बहुत बार पूछा जाता है। ICBN पूछा जाता है, ICZN पूछा जाता है, आपका ICVN पूछा जाता है, मतलब ये सवाल आते ही आते हैं। तो पहला है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, उसका अगला है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, फिर अगला है इंडियन कोड ऑफ बोटानिकल। मतलब सेम ही ऑप्शंस आपके जो हैं वो यहाँ पर वो लोग दे रहे होते हैं। अब उससे पता क्या होता है, जब आपके सेम ऑप्शन आ रहे होते हैं तो मतलब उस टाइम पे दिक्कत जाती है। अब ICBN की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका आंसर रहेगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर हो गया है ना। इंटरनेशनल काउंसिल तो मैं ला के दे देगा, उसका इंडियन कोड ला के दे देगा, नन ऑफ दीज ला के देगा, तो मैं वो कंफ्यूज करेगा हर तरीके से। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, अदर वर्ड इज ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा मुझे बताना नीचे आपने चैट बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कि ICVN की जो एब्रीवेशन है वो क्या होती है। व्हाट इज द एब्रीवेशन ऑफ ICVN? ठीक है, एक चीज़ और बताना, ICAR की क्या एब्रीवेशन होती है। ICAR और ICVN की एब्रीवेशन आपको नीचे मुझे बतानी है, ठीक है। So let's move further. The next one is the book Genera Plantarum was written by। जो बुक है हमारी Genera Plantarum वो किसने लिखी है? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऐसे लिखना क्वेश्चन नंबर 12 आंसर, ये आंसर है सर। उसके बाद से लिखना क्वेश्चन नंबर 11, ये पूछा गया था और आपने ये इसका आंसर लिखा है। हर किसी ने चीज़ करके जानी ही है। सो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बुक्स के ऊपर, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ पर पूछेगा और आप वहाँ पर कंफ्यूज होंगे। आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसका आंसर खुद से ढूंढ के लाओ, या फिर हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसका आंसर तुम ढूंढ के लाओ, क्योंकि अगर तुम खुद से एफर्ट नहीं मारोगे तब तुम्हें चीज़ें याद नहीं होंगी। तुम्हें हो सकता है तुम वीडियो उठा के देख के छोड़ दो कि भाई क्या ही हो गया, मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बट अगर खुद से एफर्ट मारोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। अगला है लीनियस इवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। अब नॉमेनक्लेचर भी काफ़ी टाइप का है, आपका मोनोमियल है, वर्नाकुलर है, पॉलिनोमियल है, लेकिन जो लीनियस ने जो इवॉल्व करा है दैट इज और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है, आपका एक जीनस होता है और दूसरा आपकी स्पीशीज होती है, या फिर आप उसको बोलते हो आपकी स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हो। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के आपके एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर एक हमारा, जैसे कि मैंगो की बात कर रहे हैं तो मैंगो के अंदर क्या है, वहाँ पे एक मैंगीफेरा इज द जीनस एंड योर इंडिका इज द स्पीशीज। तो लीनियस के सिस्टम के हिसाब से हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो नाम है वो 2 शब्दों में रखा जाता है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो दैट्स ऑल गाइस। एंड इसमें तुम एक और कुछ और चीज़ें पढ़ लेना, जैसे कि हर्बेरियम हो गया। हर्बेरियम की जो शीट होती है उसका जो साइज़ होता है वो लोग भी बहुत बारी पूछ रहे होते हैं। और हर्बेरियम की शीट के अलावा आप क्या पढ़ सकते हो, लेट मी रिमेंबर, और जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ लेना कि सबसे बड़ा जो जूलॉजिकल हमारा पार्क है वो कहाँ पर है। और सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेज लेक्चर। इतनी ही चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और यही सारी की सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाली हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, पढ़ना लिखना शुरू कर दो। अगर अभी तक ये सोच के बैठे कि कोरोना चल रहा है, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, फिर से पेपर नहीं होगा, तो ये बातें दिमाग से निकाल दो, नहीं तो लास्ट पिछले साल की तरह फिर से सदमा लगेगा और रह जाओगे। हम नहीं चाहते कोई बच्चा रहे, इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। सो दिस इज ऑल इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड बाय बाय।